वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज के टॉपिक में हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। इंफॉर्मेशन और दिए हुए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन इधर भी हैं। हम लोग एक एक करके इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और उसके अनुसार हम लोग क्या इफेक्ट देना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में वो देंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं शुरू में क्या है। शुरू में हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखते हैं एज ऑन 31 मार्च 2020। चूँकि 2020 को बनाना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक of rupees 4,260 as on 31 मार्च 2020। तो हम लोगों ने यहाँ फॉर्मेट पहले ही बना लिया है, क्वेश्चन भी कर लिया है। पहला है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। हम लोग जानते हैं कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस अगर पासबुक का होता है या कैश बुक का होता है तो उसको माइनस आइटम में या नेगेटिव आइटम्स में लिखते हैं। तो हमने 4,260 यहाँ लिख दिया। सेकेंड आइटम देखते हैं, चेक अमाउंटिंग टू रुपीज़ 4,500 वेयर पेड इन टू द बैंक, बट चेक ऑफ रुपीज़ 1,580 वाज क्रेडिटेड इन अप्रैल। ठीक है, चेक अमाउंटिंग टू रुपीज़ 4,500 का चेक बैंक में जमा किया गया, लेकिन आउट ऑफ दैट 1,580 का चेक अप्रैल में क्रेडिट हुआ। बाकी चेक पहले क्रेडिट हो गया, मतलब 1,580 का चेक क्रेडिट पासबुक में नहीं हुआ। लेकिन जब हमने बैंक में चेक भेजा था, फर्म ने, कंपनी ने या ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उसने कैश बुक के डेबिट कॉलम में 4,500 लिखा। तो यहाँ क्या है, यहाँ पासबुक का बैलेंस घटा हुआ, मतलब पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है और कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जब पासबुक का बैलेंस लेके हम चल रहे हैं तो पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है और बैंक बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो घटे हुए बैलेंस को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक क्रेडिटेड इन अप्रैल। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम 31 मार्च 2020 का बना रहे हैं, अप्रैल में क्रेडिट हो रहा है, तो इसीलिए इसको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के बैंक कॉलम के बैलेंस से मिलाने के लिए प्लस कर देंगे। क्लियर है, सिर्फ यही अमाउंट जितना नहीं हुआ क्रेडिट। बैंक चार्जेज रुपीज़ 5,000 एज इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्राफ्ट। बैंक चार्ज्ड रुपीज़ 500 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। बैंक ने ओवरड्राफ्ट चार्ज कर लिया, ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पासबुक का जो बैलेंस होगा वो घट जाएगा और कैश बुक का जो बैलेंस होगा वो बढ़ा हुआ होगा। तो घटे हुए बैलेंस को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो बैंक चार्जेज ऑन इंटरेस्ट एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 500 हमने
इसको भी प्लस आइटम में लिखा। नेक्स्ट, चेक वेर इशूड फॉर ₹10,400 of which checks of ₹7,500 were encashed till date। ठीक है, 10,400 का चेक इशू किया गया, लेकिन अभी तक 7,500 का चेक ही इनकैश किया गया, बाकी चेक नहीं इनकैश किया गया। तो ऐसी स्थिति में क्या है, हमारे कैश बुक का बैलेंस तो घटा हुआ है, लेकिन पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। कितने से बढ़ा हुआ है? पासबुक का बैलेंस हमारा बढ़ा हुआ है 10,400 माइनस 7,500, मतलब 2,900 से पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। चूँकि इनकैश करने के लिए चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो उसका उतना से बैलेंस बढ़ा हुआ है 2,900 से, तो बढ़ा हुआ है। उसको कम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पासबुक से घटा लेंगे। क्यों? पासबुक का बैलेंस लेकर ही हम चल रहे हैं, इसलिए जो भी इफेक्ट देंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, वो इसी को व्यू में रख के, पासबुक के बैलेंस को ही व्यू में रख करके दे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल डेट 2,900। एक बहुत ही और महत्वपूर्ण बात है, कभी कभी आपको हालांकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर भी किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम पासबुक के अगर माइनस कॉलम में बैलेंस लिखा हुआ है या कैश बुक का बैलेंस लिखा हुआ है, तो उसके वो ड्राफ्ट बैलेंस को दिमाग में लेकर के चले। नहीं, उसकी हमको ज़रूरत ही नहीं है। हम ये सिर्फ बढ़ना और घटना, मतलब नॉर्मल बैलेंस होता तो बढ़ा होता या घटा होता, ये दिमाग में रख के इफेक्ट ट्रांजैक्शन का देते हैं। तो इसको हम लोगों ने माइनस कर लिया। अब नेक्स्ट, ए चेक फॉर ₹1,600 वाज डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट इट वाज ओमिटेड टू बी बैंक। कैश बुक में तो लिख लिया गया, मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस बढ़ गया, बट इट वाज ओमिटेड टू बी बैंक, बैंक में जमा ही नहीं किया, तो बैंक के पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कहाँ से बढ़ेगा? तो वैसी स्थिति में इस अमाउंट को क्या करेंगे? बढ़ाने के लिए प्लस करेंगे। तो यहाँ हमने लिखा चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट बैंक 1,600। क्लियर है? अब पासबुक शोज क्रेडिट फॉर ₹1,200 रिप्रेजेंटिंग डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए डेटर इनटू द बैंक। पासबुक में 1,200 किसी डेटर ने डायरेक्टली जमा कर दिया और पासबुक में वो क्रेडिट साइड में दिखाया जा रहा है, लेकिन फॉर्म को पता नहीं है। तो कैश बुक के डेबिट साइड में ये पैसा तो रिप्रेजेंट नहीं है, तो पासबुक का बैलेंस क्या है? पासबुक को हम लेकर चल रहे हैं, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे? हम घटाएंगे, तो माइनस करेंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए डेटर इनटू बैंक 1,200। अब हम देख लेंगे कि दोनों में कौन बड़ा साइड है। ये तो बैलेंस अभी तक हम लोगों ने लिखा नहीं है, तो ये साइड बड़ा है, तो इसको टोटल करेंगे, ये आएगा 8,360। यही अमाउंट लिखेंगे 8,360 यहाँ, प्लस आइटम्स में भी, और फिर बैलेंसिंग करेंगे तो हमको आएगा 4,680। ये क्या हुआ? ये क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस जब ओवरड्राफ्ट होता है उसको क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, या अनफेवरेबल बैलेंस कह सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आया? 4,680। यहाँ भी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखा हुआ है 4,680। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। पासबुक ऑफ अमित showed a debit overdraft balance on 31st March 2020 ₹2,200
50. प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन अमेंडेड कैश बुक. कैश बुक अमेंड कर दिया गया है, ठीक है. तो वो इन्फॉर्मेशन से हमको कोई मतलब नहीं है, ये जस्ट डेविएशन के लिए अमेंडेड वर्ड यूज़ किया गया है. कैश बुक का बैलेंस हमारे पास है जो इतना, सॉरी, ये पासबुक का बैलेंस हमारे पास है, कैश बुक भी अमेंड कर लिया गया है, ठीक है. और हम लोग आगे बढ़ेंगे. बैलेंस हमको ओवरड्राफ्ट बैलेंस पता है. अच्छा, अब ओवरड्राफ्ट बैलेंस का अभी सवाल हम लोगों ने किया था, जो क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 था, लेकिन हम 34 भी ले रहे हैं. इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक दिखाया जा रहा है, लेकिन जो हमको रिजल्ट आएगा कैश बुक का जो बैलेंस आएगा वो डेबिट बैलेंस आएगा. तो ऐसा भी हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में, तो उसको हम लोगों को ध्यान रखना है कैसे होता है. ये क्वेश्चन नंबर 34 हो गया. बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, प्लस आइटम्स, माइनस आइटम्स, रुपीज. ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक 2250 दिया हुआ है, हम लोगों ने अभी देखा है तुरंत, ये 2250. नेक्स्ट आइटम है चेक्स इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशू हुआ लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए. ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारा प्रेजेंट अगर नहीं हुआ पेमेंट के लिए तो हमारा पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा और कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो, कैश बुक का जो बैलेंस है वो घटा हुआ होगा. जब चूँकि चेक जैसे ही इशू किया जाता है कैश बुक से घटा लिया जाता है तो उसमें से घटा हुआ होगा. तो उसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे. चेक issued but not yet presented for payment. पासबुक डेबिट ओवरड्राफ्ट बैलेंस, अच्छा पासबुक का बैलेंस है, ठीक है. तो चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है. पासबुक का बैलेंस घटा हुआ, पासबुक चेक जब इशू किया गया तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ है और पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है. पासबुक का बैलेंस घटेगा तब जब चेक का पेमेंट हो जाएगा. तो बढ़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में पासबुक के बैलेंस को क्या करेंगे, घटा लेंगे. तो माइनस में लिखेंगे. फर्स्ट, चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2000. क्लियर हुआ. क्योंकि चेक जब हम इशू करते हैं तो क्या करते हैं, उसको माइनस कर लेते हैं कैश बुक में, ठीक है. और जब बैंक में चेक प्रेजेंट हो जाता है और प्रेजेंट पेमेंट बैंक कर देता है तब वो डेबिट करता है और माइनस करता है बैलेंस से, क्रेडिट बैलेंस से. तो वैसी स्थिति में अभी तक तो जमा ही नहीं हुआ है, प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो उतना से पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा तो उसको हम माइनस कर लेंगे. सेकेंड है चेक्स इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक. चेक इशू तो हुआ लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ. कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ इसका मतलब क्या होगा, हमारे पासबुक का बैलेंस पासबुक से तो वो घट जाएगा और कैश बुक में चूँकि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस बढ़ा हुआ होगा. तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम इसको प्लस करेंगे. तो क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड
in cash book. But not recorded in cash book 3,400. नेक्स्ट आइटम हम लोग लेते हैं चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट एट कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक में चेक पेमेंट कर दिया गया है लेकिन अभी तक कलेक्टेड नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है। तो इसको पासबुक के बैलेंस को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, प्लस आइटम में लिखेंगे चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट एट कलेक्टेड 3,800, ये 3,800। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस 500। बैंक को स्टैंडिंग एडवाइस दिया हुआ है कस्टमर के द्वारा कि आप मेरा इंश्योरेंस का प्रीमियम जब भी ड्यू हो पेमेंट कर देंगे। बैंक ने कर दिया तो पासबुक का बैलेंस घट गया, लेकिन कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ और पासबुक का बैलेंस घट गया है। तो उसको क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। चूँकि पासबुक के बैलेंस को हम लेके चल रहे हैं तो प्लस करेंगे यहाँ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग एडवाइस। क्लियर है। नेक्स्ट, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्ट बाय बैंक। कोई किसी कस्टमर ने बैंक में डायरेक्टली पैसा जमा कर दिया तो ऐसी स्थिति में पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, कितने से 2,200 से, और कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ होगा। तो क्या करेंगे, इस फिगर को बढ़ा हुआ है तो इसको माइनस करेंगे। पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्ट बाय बैंक 2,200 हमने माइनस कर दिया, क्योंकि बढ़ा हुआ है तो उसको हटाएंगे। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया तो बैंक ने तो घटा लिया इतना पैसा 5,010, पासबुक में घटा हुआ है लेकिन कैश बुक में बढ़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक 510, इसको प्लस किए। फिर हम इसको टोटल करेंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 8,210। हमारा प्लस आइटम का साइड ज़्यादा है, प्लस आइटम ज़्यादा है तो इधर आएगा बैलेंस। और हमने बताया है यहाँ तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो आम रूप से गलती हो सकती है कि यहाँ भी आप ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिख दें, लेकिन ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं है, इसलिए कि प्लस आइटम का टोटल ज़्यादा है। जब प्लस आइटम का टोटल ज़्यादा आता है तो नेचुरली नियम के अनुसार फेवरेबल बैलेंस होता है। फेवरेबल बैलेंस कैश बुक के होने का मतलब है यहाँ पासबुक का बैलेंस है तो यहाँ कैश बुक का बैलेंस होगा, तो फेवरेबल कैश बुक का बैलेंस का मतलब है डेबिट, और फेवरेबल ऑल नॉर्मल बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर है। 1,706 आंसर में भी 1,760 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। On 31st March 2020, the bank balance as per cash book of Ram was rupees 2,800. On comparing it with the passbook, following information was obtained. ठीक है। इसमें क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, फिर लास्ट में लिखा है कैलकुलेट द एक्चुअल बैलेंस ऑफ कैश बुक ऑन 31/3/2010 एंड प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं और ये बताया गया है कि पासबुक और कैश बुक के बैलेंसेज में जो डिफरेंस है उसके ये कारण है, लेकिन आपको कैश बुक में जो गलतियां हुई हैं उनको सुधार लेना है और फिर से नया कैश बुक बना देना है। कैलकुलेट दी एक्चुअल बैलेंस ऑफ कैश बुक इन इन्फॉर्मेशन के आधार पर, और फिर उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कैश बुक बनाते हैं, अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं
और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन उसके आधार पर हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो हमको कैश बुक बनाना है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 15 है ये, डेबिट क्रेडिट हम लोगों ने लिखा और बैलेंस कितना है कैश बुक के अनुसार 2800। सबसे पहले हमने क्या लिखा, मार्च 31 को 2020 को टू बैलेंस BD 2800। कैश बुक जब बनाते हैं तो एक कैश को कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है, तो बैंक कॉलम में हम लोगों ने लिखा 2800 जो बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस है, क्योंकि यहाँ कुछ ओवरड्राफ्ट वगैरह अनफेवरेबल वगैरह नहीं लिखा हुआ है तो डेबिट बैलेंस है। चेक अमाउंटिंग ₹2, ये इसका इफेक्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट 500 वाज कलेक्टेड बाय, इसका इफेक्ट होगा, क्योंकि बैंक में ये कलेक्ट हुआ है, इन्फॉर्मेशन नहीं था इसलिए कैश बुक में नहीं हुआ। तो इसका इन्फॉर्मेशन जब मिल गया, इस इन्फॉर्मेशन के बाद तो हम इसको कैश बुक में ले लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ कहा गया है कि अमेंडेड कैश बुक बनाइए। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमको 500 मिल गया। हम इसको बैंक के कैश बुक के डेबिट साइड में लिखेंगे। रिसिप्ट होता है उसको डेबिट में लिखते हैं, पेमेंट होता है उसको क्रेडिट में लिखते हैं। कैश बुक हमने बनाया है पहले भी, आपने देखा है। नेक्स्ट, चेक पेड इनटू बैंक, ये नहीं आएगा। बिल फॉर कितना डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट चार्जेज ऑफ ₹240। अब इसमें क्या हुआ, इसमें भी कैश बुक में गलती हुई है। 4000 का एक बिल रिसीवेबल था जिसको डिस्काउंट किया गया, लेकिन 4000 ही रिसिप्ट में दिखा दिया गया डेबिट में। तो बैंक चार्जेज जितना है उसको क्रेडिट में दिखाना चाहिए था। तो इसको क्या करेंगे, 2040 को हम ये बैंक में हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो बाई डिस्काउंट एंड BR 140। बैंक चार्जेज ₹100 वेयर नॉट एडजस्टेड इन द कैश बुक, यहाँ भी कैश बुक में गलती हुई है। बैंक ने चार्ज लिया तो इसको भी हम कैश बुक के बैंक कॉलम में बाई बैंक चार्जेज के रूप में ₹100 नोट का रिकॉर्ड करेंगे। चेक पेड इनटू बैंक फॉर ₹2000 वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक कैश कॉलम ऑफ कैश बुक बाई मिस्टेक, यहाँ भी गलती हुई। चेक बैंक में जमा किया गया, लेकिन गलती से कैश बुक के कैश को कॉलम में लिख दिया गया। तो ये कैश बुक में पड़ा हुआ है चेक की एंट्री, तो इसके वो चेक कैश बुक से ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू दैट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ टू कैश अकाउंट लिखेंगे, बैंक कॉलम में 2000 लिख देंगे। अब इसके बाद इसका बैलेंसिंग कर देंगे, ये 5300 आएगा। 5300 यहाँ भी लिखेंगे। बैलेंस बाई बैलेंस CD हमारा आएगा 4960। ये हमारा एक्चुअल बैलेंस कैश बुक का, अमेंडेड कैश बुक का हुआ। ठीक है, ये हमारा अमेंडेड कैश बुक हुआ, अमेंडेड। अब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाएंगे एज ऑन 31 मार्च 2020 को। और जो हमने कैश बुक में इफेक्ट दे दिया है उसको अब नहीं लेंगे, जो बचा हुआ इफेक्ट है वही लेंगे। तो सबसे पहले तो क्या लिख देंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, चूँकि डेबिट बैलेंस है एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस को प्लस आइटम में लिखते हैं 4960। अब कौन कौन छूटा था, चेक अमाउंटिंग टू ₹3400 वेयर इशूड ऑन 26 मार्च, of which checks for ₹1,600 was not presented for payment till date। इशू किया गया तो उस समय क्या किया गया, कैश बुक घटा लिया गया। तो कैश बुक का बैलेंस तो घटा हुआ है, ठीक है, और पासबुक का बढ़ा हुआ है।
तो कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1600 यहाँ प्लस किया हमने। नेक्स्ट इंटरेस्ट का हमने कर लिया। चेक पेड इनटू बैंक ₹6,800 बट of these only checks of ₹4,500 were credited till date। चेक बैंक में पेड किया गया तो पासबुक में तो बढ़ा दिया गया 6,800, सॉरी कैश बुक में तो के डेबिट में ये बढ़ा दिया, कैश बैलेंस हमारा बढ़ गया 6,800 से। बट ऑफ दीज ओनली चेक्स ऑफ ₹4,500 वेयर क्रेडिटेड। लेकिन चेक इसमें से पासबुक में सिर्फ 4,500 ही क्रेडिट किया गया। मतलब कितना नहीं क्रेडिट किया गया, 6,800 माइनस 4,500 2,300। तो 2,003 से हम कैश बुक के बैलेंस को घटा देंगे। तो चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल डेट 2,300। अब कोई आइटम और नहीं है, बिल वाला कर ही लिए, बैंक चार्ज वाला कर ही लिए, ये कर ही लिए। तो हम बैलेंसिंग कर देंगे इसका। कौन साइड ज़्यादा है, हमारा प्लस आइटम साइड ज़्यादा है, तो 6,560 आया, यही अमाउंट 6,560 लिखेंगे। और बैलेंसिंग अमाउंट आएगा 4,260। ये होगा हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्योंकि हम कैश बुक का लेके चल रहे हैं तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा, कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर है? अब हम लोग आंसर भी देख लेते हैं। करेक्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक 4,960 है, 4,960 यहाँ भी आया हुआ है 4,960। और बैलेंस एज पर पासबुक 4,260। क्लियर है? ये क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं थोड़ा दूसरे तरह का। क्वेश्चन नंबर 30। इसमें एक ही आइटम यहाँ दिया हुआ है, थोड़ा सा पिक्यूलियर है। फ्रॉम दी फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020। पासबुक शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹6,200। पासबुक का नॉर्मल बैलेंस है। हम लोगों ने सबसे पहले लिखा है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 है। सीरियल नंबर पार्टिकुलर्स प्लस आइटम्स माइनस आइटम। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है 6,280, प्लस आइटम्स में लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का। तो नेक्स्ट आइटम, चेक पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹1,600। बैंक में चेक पेमेंट हो गया, बैंक में चेक जमा कर दिया गया, लेकिन कैश बुक में नहीं लिखा गया। कैश बुक में नहीं लिखा गया तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस कम है और पासबुक का बढ़ा हुआ है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो चेक पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1,600 हमने माइनस किया। थर्ड लेते हैं, द पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाई ₹100। कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसका पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड 100 से अंडर कास्ट हुआ है। इसका मतलब क्या है, 100 से अंडर कास्ट हुआ है तो बैलेंस 100 से इसका डेबिट बैलेंस बढ़ा हुआ है और पासबुक का में तो राइट कास्टिंग हुआ होगा तो उसका उतना से घटा हुआ। तो इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड 100 प्लस कर देंगे क्योंकि पासबुक का बैलेंस तो घटा हुआ है तो उसको बढ़ा लाने के लिए प्लस करेंगे। पासबुक के बराबर देयर वाज ए डेबिट ऑफ ₹150 फॉर बैंक चार्जेज एंड ए क्रेडिट ऑफ ₹350 फॉर इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने
डेबिट किया बैंक चार्जेस के लिए 150, तो पासबुक का बैलेंस घटेगा। पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है तो उसको बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे। और क्रेडिट किया है 3, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है तो इसको घटाएंगे। तो बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, इसको बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे। और इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 350 माइनस करेंगे। क्लियर है? ये दोनों फोर्थ का ही है। फिफ्थ, चेक अमाउंटिंग टू ₹4,250 वेयर इशूड, आउट ऑफ विच चेक्स अमाउंटिंग टू ₹1,250 वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन अप्रैल। चेक कितने का इशू किया गया? इशू किया गया तो कैशबुक का बैलेंस इतने से घट गया, लेकिन पासबुक का बैलेंस तो बढ़ा हुआ है। कितने से? जितने का चेक जमा नहीं हुआ। तो जो चेक अप्रैल में पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुआ उतना तो चेक पासबुक में नहीं होगा, तो उतना से तो बैलेंस बढ़ा होगा। तो उसको क्या करेंगे? हम घटाएंगे। तो चेक इशूड बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन अप्रैल 1,250। नेक्स्ट, चेक इशूड टू ए कस्टमर रिटर्न डिस्काउंट डिजॉनर्ड ₹500। अब देखिए, किसी ने यहाँ बाय लिखा था, मैंने इसको काट भी दिया है। एक्चुअली 2 वर्ड ठीक, चूँकि यहाँ एक कस्टमर शब्द है तो कस्टमर शख्स रहा, हम उम्मीद करते हैं कि पेमेंट मिलेगा। लेकिन कस्टमर का अगर मान लीजिए, ये भी एज्यूम कर सकते हैं ना कि हमने वो गुड्स खरीदा और पेमेंट भी कर दिया, लेकिन गुड्स वो रिटर्न कर रहा है किसी कारण से, तो हमको उसको तो लौटाना ही पड़ेगा। या बिलिंग में गलती हमसे हो गई, उसने पेमेंट भी कर दिया है, बाद में क्लेम करता है तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा। तो चेक इशू जब हम करते हैं तो क्या होता है? चेक इशू करेंगे तो हमारा पासबुक का बैलेंस घटेगा। पासबुक का बैलेंस चूँकि डिजॉनर हो गया, चेक पेमेंट नहीं हुआ, तो नहीं घटेगा। तो मतलब बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ है जब पासबुक का बैलेंस हो तो उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। 500 माइनस करेंगे। यहाँ बाई वर्ड नहीं होगा, 2 बिल्कुल सही है। और यहाँ कस्टमर वर्ड भी बिल्कुल सही है। चेक इशू टू ए कस्टमर डिजॉनर्ड, 500 माइनस में लिखेंगे। नेक्स्ट, ए BR for ₹4,000 discounted with bank was entered in cash book without recording the discount charges of ₹100। ठीक है, डिस्काउंट चार्जेस नहीं लिखा हुआ है इन दी कैश बुक, लेकिन बैंक ने तो लिखा है। तो क्या करेंगे हम? उतने से बैंक ने लिखा है तो पासबुक का बैलेंस कम होगा, तो उसको प्लस कर देंगे। BR डिस्काउंटेड बट डिस्काउंट चार्जेज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹100। इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि घटा हुआ है पासबुक में, कैश बुक में नहीं लिखा हुआ है ना, लेकिन पासबुक में तो लिखा हुआ है। तो उतने से बैलेंस कम है तो उसको कैश बुक के बराबर बनाने के लिए प्लस कर देंगे। 2 checks for ₹400 each were issued to suppliers of goods, but only 1 check was recorded in cash book। ठीक है, 2 चेक जमा किया गया सप्लायर को, लेकिन सिर्फ एक चेक की ही एंट्री की गई। तो वैसी स्थिति में क्या होगा? वैसी स्थिति में एक चेक का अमाउंट है, उसमें से तो हमारा पासबुक का बैलेंस घटा हुआ होगा। उतने से अमाउंट से एक चेक के कैश बुक में नहीं लिखा गया, लेकिन पासबुक में तो दोनों चेक प्रेजेंट हो गया।
और पासबुक में दोनों तरफ प्रेजेंट हो गया तो पेमेंट भी हो गया। लेकिन हमारे कैश बुक में तो नहीं लिखा हुआ है एक चेक, तो 400 से हमारा पासबुक का बैलेंस घटा हुआ होगा, तो उसको बढ़ाने के लिए प्लस कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 400। अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे तो हमारा डेबिट प्लस बैलेंस आइटम का बैलेंस ज़्यादा आएगा, 7030 करेंगे, 7030 इधर भी लिखेंगे। अब बैलेंस करेंगे तो 3330 आएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर है? हम आंसर भी देख लेते हैं। आंसर कितना है? 13 डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 3330। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन।